तो अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। नाउ वर्किंग की बात करें, से फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग अप वन ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट इज द पीएनपी ट्रांजिस्टर। आई एम टेकिंग अप द पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी समझ आ जाएगा, फिर इंशाल्लाह आप एनपीएन खुद भी बता सकते हैं। नाउ पीएनपी की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, शाबाश, we'll have a n-type semiconductor being sandwiched between the two p-type crystals, है कि नहीं? ऐसे होगा ना, एक इसमें एमिटर होगा, एक लेयर बेस होगी और एक कलेक्टर होगा, ठीक है। और मैंने आपको कहा कि अगर आपको ट्रांजिस्टर वर्किंग स्टेट में लाना है, then input must be forward biased. What is the input? The emitter and the base. तो एमिटर और बेस को आप फॉरवर्ड बायस कर दे। फॉरवर्ड बायस होने का मतलब ये है, तो you have to apply some voltage, let the voltage be VEB, voltage source, ठीक है। However, the base and the collector part, it must be reverse biased. Reverse biased होने का मतलब ये, अगर P टाइप के साथ कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? नेगेटिव टर्मिनल होना चाहिए, ठीक है कि नहीं? And this voltage, say this is VBC, ठीक है। तो अगर आप इस ट्रांजिस्टर को देखें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के एतबार से शायद ये ऐसे कुछ होगा, द एमिटर, द कलेक्टर एंड द बेस, एंड एमिटर पे जो एरो आएगा दैट विल बी टुवर्ड्स द जंक्शन, आएगा कि नहीं? नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, दिस इज द एक्टिव स्टेट। एक्टिव स्टेट में द इनपुट आपको खुद समझ आ जाएगा, जिस साइड से फॉरवर्ड बायसिंग है दैट विल बी द इनपुट साइड, जिस साइड से रिवर्स बायसिंग है दैट विल बी the output side, ठीक है। Now input की बात करें, in order to conduct the currents from emitter to collector, समझ लेना मेरी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। In order to conduct the currents from emitter to collector, what you have to say that your holes, which are the majority charge carriers in the emitter, यहाँ पे holes लगे हुए हैं, majority charge carriers, इन holes को diffuse करना पड़ेगा हमें from P to N, ठीक है। सबसे पहले ना P से लेकर N से फिर वापस P में आने चाहिए, है कि नहीं? यानी कि ये प्रोसेस यहां तक चलना चाहिए, क्लियर? लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि आपके होल्स जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पहले एमिटर में है या आपके P टाइप में है, पहले उनको डिफ्यूज होना है टुवर्ड्स द N। लेकिन हमने पढ़ा है जब जब आपका PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होगा, सबसे पहले यू हैव टू ओवरकम दैट पोटेंशियल बैरियर, जिसका वैल्यू अगर आपको याद होगा इट वाज नियरली 0.5 वोल्ट्स, जिसको हमने पोटेंशियल बैरियर या स्पेस चार्ज रीजन या कांटेक्ट पोटेंशियल का नाम दिया। और हमने कहा टू ओवरकम दैट योर जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस्ड। और फॉरवर्ड बायसिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि आपका वोल्टेज बियॉन्ड दैट कांटेक्ट वोल्टेज होना चाहिए, ताकि आपकी करंट्स इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाए। कहा था कि नहीं? अगर आपको ग्राफ याद होगा तो ग्राफ कुछ ऐसे था ना, ये पहले करंट तो इंक्रीज हो रही थी विद वोल्टेज, हो रही थी, तब आहिस्ता आहिस्ता आपका जो पोटेंशियल बैरियर था, आपका जो स्पेस चार्ज रीजन था, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता पतला हो रहा था। एक वक्त आएगा कि वो कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। जब वो, तब तक तो करंट इंक्रीज हो रही है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन उसके बाद जो ही आपने वोल्टेज दे दिया, बिकॉज देयर इज नो पोटेंशियल बैरियर, द करंट्स विल इनॉर्मसली इंक्रीज, है कि नहीं? देयरफॉर in order to conduct the currents from emitter to collector, remember one thing, that the value of VEB must be above that voltage, that critical voltage, जिसको आपने कहा potential barrier, जिसको आपने कहा contact potential। क्योंकि अगर उससे कम है ना तो करंट्स बहुत ही आहिस्ता चलेगी, ठीक है, बहुत ही कम करंट्स चलेगी। तो आप चाहते हैं वो करंट्स बहुत ज्यादा हो, उसके लिए your VEB must be above that voltage. That voltage is called as कट इन वोल्टेज। वहां पर हमने नी वोल्टेज का नाम दिया था, यहां पर हम बोल रहे हैं कट इन वोल्टेज, ठीक है। एंड रिमेंबर द वैल्यू ऑफ द कट इन वोल्टेज इज अराउंड 0.6 वोल्ट्स फॉर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, ठीक है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, हमने कहा था उस दिन 0.5 होता है तो आप चाहेंगे उससे ज्यादा ही हो, ठीक है। तो जब आपका VEB 0.6 से ज्यादा होगा, देखिए समझ लीजिए मेरी बात, उसकी वजह से क्या होगा? द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी विल ऑब्वियसली रिपेल दीज होल्स, ठीक है। इस होल को जब रिपल्शन आ जाएगा, रिपल्शन की वजह से आपका होल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज होने लगेगा इनटू द बेस, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर आप देखें एमिटर और कलेक्टर के दरमियान भी एक बैटरी कनेक्टेड एंड दैट इज प्रोड्यूसिंग अ पॉजिटिव फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सिस्टिंग बिटवीन एंड दिस डायरेक्शन इज बिटवीन E to C, इट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम E टुवर्ड्स C, ठीक है।
तो देयर एग्जिस्ट्स इन एक्टिव स्टेट देयर एग्जिस्ट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर। ठीक है, इस ह्यूज वैल्यू ऑफ अब ऑलरेडी यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर भी ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो होल जो डिफ्यूज हो रहा था फ्रॉम P टू N, अब इस होल के पास इतनी ज्यादा एनर्जी भी आ गई कि इट विल while diffusing from P to N it has a tendency to cross the base and go into the collector। समझ रहे हो कि नहीं? आपका होल जो डिफ्यूज हो रहा था फ्रॉम P टू N, ये टेंडेंसी रखता है because of the electric field between the emitter and the collector, it has a tendency that it will diffuse obviously from emitter to base, but from base into the collector as well। क्यों उसकी वजह ये, अगर आपने अभी कनेक्शंस के एतबार स्ट्रक्चर का पिछला लेक्चर अभी देखना होगा, कुछ टाइम पहले मैंने कहा कि भाई बेस इज द थिनेस्ट लेयर ऑफ द ट्रांजिस्टर। जब ये बहुत पतली है, देयरफॉर इस एमिटर के पास जो होल्स हैं, जब उनको एनर्जी गेन हो रही है, उस एनर्जी की बुनियाद पे they have a tendency to overshoot because once they got the energy, बेस बहुत पतला है, बेस में वो रुक नहीं सकते, और बेस को ओवरकम करके they can directly move into the collector। ठीक है, अब समझ लीजिए मेरी बात। अब सब होल्स तो कलेक्टर में नहीं आएंगे, कुछ होल्स बेस में आ जाएंगे और कुछ होल्स बेस को भी फिर क्रॉस करके कलेक्टर में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि जो होल्स पहले बेस में आ गए, बेस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर द इलेक्ट्रॉन्स, और वो इलेक्ट्रॉन्स आहिस्ता आहिस्ता इस बेस के जो बेस में होल्स रह गए उनको न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। समझ लेना मेरी बात। लेकिन हमने पढ़ा था बेस के एतबार से डोपिंग लेवल बहुत कम है, तो इसका मतलब एमिटर की सबसे ज्यादा डोपिंग थी, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा होल्स बेस में चले गए थे, और कुछ होल्स उसमें कलेक्टर में चले गए और कुछ होल्स बेस में रह गए। अब जो बेस में होल्स रह गए थे उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो बेस में ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनको न्यूट्रलाइज कर गए। लेकिन चूंकि बेस की डोपिंग लेवल बहुत कम है, तो हमें ये समझ आ रहा है कि कुछ होल्स बेस में ऐसे ही रहे होंगे, यानी कि उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं हुआ होगा। तो क्या होगा बच्चा, दरअसल उन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। कहां से आ जाते हैं? फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB, बिकॉज इट हैज अ टेंडेंसी टू सप्लाई द इलेक्ट्रॉन्स। जो होल्स यहां पे बच गए, जिन होल्स को बेस के इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूट्रलाइज नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि बेस के पास लीस्ट डोपिंग थी, तो कुछ होल्स न्यूट्रलाइज हो गए, कुछ होल्स ओवरशूट हो गए, कुछ होल्स अभी बचे हुए हैं। उन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहां से VEB से नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स इन बेस के होल्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। Therefore, we'll have very less values of the base current, क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं होंगे। तो अगर कन्वेंशन के एतबार से दिखा दो तो करंट की डायरेक्शन जो है, बेस करंट की डायरेक्शन जो है, वो कुछ ऐसे होगी ना, this will be IB, although electrons are going in this direction, but the conventional current will be shown from base towards the negative terminal of that। ठीक है कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अच्छा, अब कुछ होल्स कहां पे है? कलेक्टर में। जो ही ये होल्स कलेक्टर में आ गए, इन होल्स को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता अब किसके पास है? द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द VBC। जो नेगेटिव टर्मिनल है ये यहां से इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स को जो कि कलेक्टर में आ गए, क्योंकि कलेक्टर में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया होल्स का, ऑलरेडी प्रेजेंट इसमें होल्स पहले भी थे, लेकिन अब जो होल्स इसमें आ गए उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VBC है वो इलेक्ट्रॉन्स को फर्निश कर देगा, और इलेक्ट्रॉन्स इन होल्स को सेटिस्फाई कर लेंगे। देयरफॉर यू आर सीइंग दैट अगर कन्वेंशनल करंट दिखा दूं तो इट विल बी शोन फ्रॉम द कलेक्टर टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द VBC। ठीक है कि नहीं? तो आप समझ लीजिए मेरी बात। अंदर से एमिटर से लेकर कलेक्टर तक चल क्या रहा है? होल चल रहे हैं। फ्रॉम P टाइप टू दिस P टाइप होल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड, फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर होल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड। ठीक है, लेकिन इन द एक्सटर्नल सर्किट यू आर सीइंग दैट इट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर मूविंग, व्हिच आर कंस्टिट्यूटिंग द करंट्स। तो हमने दो करंट्स देख ली, हमने देख ली बेस की भी कुछ करंट है, हमने देख लिया कलेक्टर का भी कुछ करंट है, लेकिन सवाल तो ये है ना कि सर सर्किट कंप्लीट कैसे हो? दरअसल बच्चा, जब आपके कलेक्टर में जो होल्स थे वो न्यूट्रलाइज हो गए, तभी एमिटर में नए कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट जाते हैं,
और जब नए कोवेलेंट बॉन्ड्स कलेक्टर में टूट जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, कलेक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट हो जाएगा। और जब वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो जाएगा, होल्स यही प्रोसेस फॉलो करेंगे, फ्रॉम एमिटर टू बेस टू कलेक्टर। कुछ होल्स को यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगी, कुछ होल्स को यहां पे न्यूट्रलाइजेशन होगी। जिन होल्स की न्यूट्रलाइजेशन यहां पे होगी वो दैट विल कंस्टिट्यूट द बेस करंट, जिन होल्स की यहां पे दैट विल कंस्टिट्यूट द कलेक्टर करंट। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स अब एमिटर में हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ दीज टू बैटरीज एंड देयरफॉर वो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे चलेंगे कि नहीं, फ्रॉम यहां से निकलेंगे यहां की तरफ, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां की तरफ इधर। बट अगर कन्वेंशनल करंट दिखा दूं, कन्वेंशनल करंट ऐसे दिखानी है ना, दिस विल बी IE। समझ गए कि नहीं? सो therefore remember the relationship that the net current is the current of the emitter and that current is actually constituted by the base current as well as the collector current। ठीक है ना, क्योंकि यही वो करंट है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है बिटवीन द बेस एंड द कलेक्टर। क्लियर? सो ओवरऑल कंसेप्ट में आप ये समझ सकते हैं, इन केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, अंदर से इन द इंटरनल एनवायरनमेंट वी हैव द होल्स व्हिच आर मूविंग फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर, लेकिन दिस वाज द इंटरनल एनवायरनमेंट। लेकिन इन द एक्सटर्नल सर्किट वी हैव द इलेक्ट्रॉन्स which are moving to constitute the currents। ठीक है कि नहीं? So this is the working of the transistor in PNP mode। ठीक है? And you must remember one more relationship, that collector current, अभी आपको मैंने कहा emitter current is base current plus collector current। ठीक है? लेकिन अभी आपने कहा कि बेस करंट जो है वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे इन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। व्हाई? बिकॉज बेस के पास ऑलरेडी डोपिंग लेवल है, मगर वो बहुत कम थी, और कुछ होल्स तो डायरेक्टली कलेक्टर में आ गए। अब कुछ ही होल्स ऐसे होंगे जिनको सेटिस्फाई नहीं किया गया होगा, उनको सेटिस्फाई करने के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन्स बेस में आ गए। ठीक है? लेकिन मैक्सिमम जो करंट होगी दैट विल बी ऑफ द एमिटर। ठीक है? बिकॉज एमिटर करंट इज बेस प्लस करंट, लेकिन बेस की करंट बहुत कम होती है। सो रिमेंबर दिस थिंग दैट द कलेक्टर करंट इज एक्चुअली 95% ऑफ द एमिटर करंट, यानी कि जो बेस करंट है दैट इज ओनली द 5% ऑफ द एमिटर करंट। ठीक है ना? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे उन होल्स को न्यूट्रलाइज करने के। सो इन केस ऑफ PNP ट्रांजिस्टर द वर्किंग इज दैट एक्सटर्नल सर्किट में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, अंदर से फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर होल चलते हैं। क्लियर? ना अगर मैं इसी कंसेप्ट को आगे लेके जाऊं और आई विल बी टॉकिंग अबाउट एन NPN ट्रांजिस्टर, एन NPN ट्रांजिस्टर, तो आप खुद समझ लीजिए। नाउ दीज टू रिलेशंस आर वैलिड इन बोथ द केसेस, चाहे PNP हो चाहे NPN हो। Net current is collector plus base current and the collector current is 95% of the emitter current, that is valid for PNP as well as NPN ट्रांजिस्टर। अगर मैं अब NPN की बात कर दूं, NPN ट्रांजिस्टर, तो NPN ट्रांजिस्टर कुछ ऐसा होगा, P को सैंडविच किया गया होगा बिटवीन टू N टाइप्स। ठीक है? ओके, दिस इज द एमिटर, दिस विल बी द बेस, दिस विल बी द कलेक्टर। करेक्शंस के एतबार से फॉरवर्ड बायस्ड मोड ये वाला होगा और रिवर्स बायस्ड मोड ये वाला होगा। ठीक है ना? तो वी कैन कॉल दिस एज VEB, दिस विल बी कॉल्ड एज VBC। ठीक है ना? ठीक है? ओके, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को अगर दिखाना चाहो तो कुछ ऐसे होंगे, इस टाइम बैठ गया है कुछ इस तरह से। अब चूंकि NPN है, दिस विल बी द एमिटर, दिस विल बी द कलेक्टर, दिस विल बी द बेस। ठीक है? ओके, अब इसमें अगर देखें तो क्या होगा? शाबाश, जब आपका VEB बियॉन्ड दैट कट इन वोल्टेज होगा, शाबाश, द इलेक्ट्रॉन, द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस बैटरी इज गोइंग टू रिपेल द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन द एमिटर व्हिच आर द इलेक्ट्रॉन्स। दीस इलेक्ट्रॉन्स विल गेट डिफ्यूज्ड। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अब ये है, फ्रॉम कलेक्टर टू एमिटर, मगर इलेक्ट्रॉन्स पे जब फोर्स लगेगा दे हैव द टेंडेंसी टू डिफ्यूज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले डिफ्यूज हो जाएंगे इनटू बेस, लेकिन बेस बहुत पतला है, दे ओवरशूट, एंड ओवरशूट करने की वजह से वो कहां पे आ जाएंगे? कलेक्टर में आ जाएंगे। अब कलेक्टर में जब आ गए, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज गोइंग टू अट्रैक्ट देम, देयरफॉर अब जो करंट चलेगी वो यहां से चलेगी, दैट विल बी द एक्चुअल करंट, मगर द कन्वेंशनल करंट विल बी शोन इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द कलेक्टर करंट। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब अगर बेस में जो इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए होंगे
उन इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करने की क्षमता थी किनको, होल्स को। लेकिन डोपिंग लेवल क्या थी बेस की, बहुत कम, तो इलेक्ट्रॉन्स अभी बचे हुए हैं ना, क्योंकि उनने कुछ होल्स को तो न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स बेस में बचे हुए हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VEB, देयरफॉर हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहां से भी जा सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल करंट कैसे होगी, ऐसे होगी, दिस विल बी द बेस करंट। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, जब ये चीज हो रहा होगा तब कोवेलेंट बॉन्ड अगेन एमिटर में टूट जाएगा, होल बनेगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, इलेक्ट्रॉन यही वो रास्ता फॉलो करेगा। लेकिन होल जो है, जो इसमें होल्स बचे हुए हैं, उनको क्या होगा, उन होल्स को सेटिस्फाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स VEB और VBC के नेगेटिव टर्मिनल से बाहर आएंगे और उनको सेटिस्फाई करेंगे। समझ गए कि नहीं? लेकिन वो डायरेक्शन ऐसे होगी, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द एमिटर। इन कन्वेंशनल करंट्स दे विल बी शोन लाइक दिस. This will be the emitter current. And again you are seeing that in case of NPN transistor, अंदर से क्या चल रहे हैं अब, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है कि नहीं? इंटरनल सर्किट हो या एक्सटर्नल सर्किट हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, लेकिन पीएनपी में अंदर से होल चलते हैं, बाहर से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। और दोनों केसेस में ये रिलेशन वैलिड है, दैट एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, एंड कलेक्टर करंट इज 95% ऑफ एमिटर करंट। क्लियर? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। और we'll now inshallah next lecture में we'll try to move on to the use when you are giving different electrical connections to the three terminals. इस वाले केस में अगर आप देखें तो मैंने बेस को ही कॉमन कर दिया था। ठीक है, कॉमन बेस मोड में मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन we can have a common base mode, we can have common emitter mode, we can have common collector mode. बेस स्ट्रक्चर के एतबार से हमेशा कॉमन होगी, कनेक्शंस के एतबार से कॉमन हो सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर we'll have the modes of the transistor. Thank you so much.